गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने सेकंड चैप्टर की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो गई थी कल और आज आपके सेकंड क्लास। तो अपन ने आपके सिलेबस के अंदर पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आपके सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो सेकंड चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ रहे हैं, पहले अपन ने सेकंड चैप्टर का नाम तो याद ही है ना सभी को, कल बताया भी था मैंने और पढ़ाया भी था। सेकंड चैप्टर है आपके मृदा जीवांश पदार्थ, मृदा जीवांश पदार्थ, ठीक है ना। सेकंड चैप्टर के अंदर अपन ने पढ़ लिया मृदा जीवांश पदार्थ पढ़ रहे थे। तो पहले तो अपन ने इस चैप्टर के अंदर वापस कल का जो क्लास है उसको 2 मिनट में रिवाइज कर लेता है, फिर इससे आगे बढ़ते हैं जिससे आप आसानी से टॉपिक से जुड़ जाएं। तो पहले अपन ने मृदा जीवांश पदार्थ के अंदर जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं, तो ये अपन ने कल बात कर ली थी। जीवांश पदार्थ किसे कहते हैं अपन, जीवांश पदार्थ कहते हैं अपन आपके जो वानस्पतिक एवं जीव जंतुओं में, वानस्पतिक एवं जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, वानस्पतिक एवं जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उन जो अवशेषों को अपन क्या कहते हैं, जीवांश पदार्थ कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की अपन ने मृदा के अंदर कंपोनेंट के अंदर भी बात कर ली थी। ठोस पदार्थ होता है आपके 50% के अंदर और बाकी 50% में मृदा जल और गैस होती है। तो उसके अंदर ठोस पदार्थ के अंदर जीवांश पदार्थों की मात्रा कितनी होती है, 0.1 से 5% तक जीवांश पदार्थ होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थ, है ना। 0.1 से 5% तक। और ये स्रोत क्या होते हैं, अपन ने फिर पढ़ा इसके आगे, पेड़ पौधे में जीव जंतुओं के स्रोत, मतलब जीवांश पदार्थ के स्रोत। जीवांश पदार्थ के स्रोत कौन से थे, 2 प्रकार के स्रोत थे आपके। जीवांश पदार्थ के स्रोत क्या थे, 2 थे। एक तो पहला था पादप स्रोत और दूसरा था आपके जंतु स्रोत। कौन सा था, जंतु स्रोत। तो ये अपन ने 2 प्रकार के स्रोत पढ़े थे। पादप स्रोत के अंदर तो क्या आते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, फल है, फूल है, पेड़ पौधों की टहनियाँ हैं, जड़ें हैं, ये सब पादप स्रोत के अंदर। इसके अलावा पादप स्रोत के अंदर दूसरा एक आता है हरी खाद। हरी खाद के अंदर अपन क्या करते हैं, जो खरपतवार खेत के अंदर उग जाती है, फील्ड के अंदर उग जाती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, कुदाली के द्वारा उसको नीचे दबा देते हैं, तो वो भी क्या होती है, जीवांश पदार्थ के रूप में कार्य करती है और जीवांश पदार्थ सूक्ष्म जीव उनका अपघटन कर देते हैं, जिससे पादप स्रोत के रूप में वो क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं अपन को जीवांश पदार्थों के स्रोत के रूप में। और जंतु स्रोत, जीव जंतु के अंदर मृत जीव जंतु हैं, पशु है, जानवर है, सूक्ष्म जीव है, जिन जो मृत हो जाते हैं तो फिर वो धीरे धीरे अपघटित होकर क्या हो जाते हैं, आपके ऑर्गेनिक मैटर के रूप में काम करने लग जाते हैं। तो अपने जीवांश पदार्थ के स्रोत कितने थे, पादप स्रोत और जंतु स्रोत, 2 प्रकार। फिर अपन ने पढ़ा था जीवांश पदार्थ का संगठन। तो जीवांश पदार्थ के संगठन के अंदर अपन ने कल बात की थी कि जीवांश पदार्थ का संगठन है वो क्या है, 90% भाग के अंदर तो क्या होता है आपके, 90% भाग के अंदर तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 ही तत्व होते हैं। फिर इसके अलावा जो 10% है उसके अंदर आपके खूब सारे होते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है ना, पोटेशियम है, सोडियम है, सल्फर है, फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, ऐसे खूब सारे तत्व जो क्या होते हैं आपके उसके अंदर पाए जाते हैं 10% के अंदर। तो सब ज़्यादा मात्रा किनकी होती है, इन पदार्थों की होती है आपके, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। फिर इसके बाद में संगठन के आधार पर इनका वर्गीकरण पढ़ा था अपन ने। जीवांश पदार्थ का वर्गीकरण तो 2 प्रकार का होता है, एक तो कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। ये अपन ने कल डिटेल में बात कर ली थी, फिर भी मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूँ जल्दी से, है ना। कार्बनिक पदार्थों को 2 भागों में बांटा था, N2 युक्त और नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित, है ना, नाइट्रोजन युक्त और नाइट्रोजन रहित। फिर नाइट्रोजन युक्त को 2 भागों में बांटा था, जल में विलय और दूसरा जल में अविलय। नाइट्रोजन जल में विलय और जल में अविलय। जल में विलय पदार्थों को पढ़ लिया था। फिर जल में अविलय पदार्थों को भी नाइट्रोजन रहित के अंदर अपन ने 3 भागों में बांटा था, कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा ईथर में विलय और लिग्निन, है ना, ईथर में विलय वशीय यौगिक की अपन ने कार्बनिक पदार्थों के अंदर बात की थी। अकार्बनिक के अंदर अभी मैंने लिखे आपके कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, ये सारे तत्व क्या होते हैं अकार्बनिक पदार्थों के अंदर। ये अपन ने वर्गीकरण पूरा चार्ट बनाकर कल देख लिया था, ठीक है ना। आपको PDF दी हुई है, उसके अंदर आराम से देख लें आप। फिर उसके बाद में संगठन के अंदर अपन ने बात की थी कि मृदा का संगठन 4 प्रकार से होता है। कार्बोहाइड्रेट होता है पहले, तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर सरल शर्करा है, सेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, फिर इसके अलावा लिग्निन है, प्रोटीन है, सेल्यूलोज है। ये इन सब की मात्रा क्या होती है आपके जीवांश पदार्थों के संगठन के अंदर पाई जाती है। फुल आंकड़े बता दिए 10 से 50
10 से 28, 1 से 5%, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में आपके जीवांश पदार्थों का विच्छेदन, कल अपन ने शुरू किया था जीवांश पदार्थों का विच्छेदन, उससे आगे अपन को पढ़ना। तो जीवांश पदार्थों का विच्छेदन किससे होता है? जो जीवांश पदार्थ पादप एवं जंतुओं के जो अवशेष होते हैं वो मृदा के अंदर जाने के बाद में मृदा के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कौन कौन से? बैक्टीरिया है, फंजीसाइड्स है, एक्टिनोमाइसीटीज है, बेसिडियोमाइसीटीज है, ये जीवाणु क्या करते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? उन जीवांश पदार्थों का अपघटन करते हैं, उन जीवांश पदार्थों को सरल शर्कराओं में तोड़ देते हैं। तो सरल शर्कराओं में तोड़ना ही, सरल पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है? विच्छेदन कहलाता है। तो ये विच्छेदन क्या होता है? सरल शर्कराओं में तोड़ना ही विच्छेदन कहलाता है। अब इस विच्छेदन से संबंधित अपन बात करें तो विच्छेदन क्या होता है? सरल शर्कराओं का विच्छेदन शीघ्र हो जाता है, और विच्छेदन के लिए क्या होता है? नमी होना जरूरी है ना, नमी के अंदर सूक्ष्म जीव ज़्यादा कार्य करते हैं। तो विच्छेदन क्या होता है? सरल शर्कराओं का विच्छेदन शीघ्र गति से हो जाता है, और जो कठिन है या फिर जटिल शर्कराएँ हैं, जटिल संरचनाएँ हैं, उनका विघटन क्या होता है? धीमी गति से होता है। तो सरल शर्कराओं का विच्छेदन जैसे कल बात कर भी ली थी अपन ने पूरा कि किनका विच्छेदन शीघ्र होता है, किनका विच्छेदन क्या होता है? धीमी गति से होता है। तो विच्छेदन शीघ्र किनका होता है? जैसे आपके शर्करा का विच्छेदन शीघ्र हो जाता है, स्टार्च का विच्छेदन शीघ्र हो जाता है, सरल यौगिकों का विच्छेदन शीघ्र हो जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की थी जो क्रूड प्रोटीन होती है उनका विच्छेदन हो जाता है। फिर उसके बाद में अपन ने बात की हेमीसेल्यूलोज का विच्छेदन होता है, मतलब सबसे शीघ्र इनका हो जाता है। फिर इनके बाद में इनसे ज़्यादा इनमें समय लगता है, इनसे ज़्यादा हेमीसेल्यूलोज में, हेमीसेल्यूलोज से ज़्यादा समय लगता है किसमें? सेल्यूलोज में, सेल्यूलोज से ज़्यादा समय लगता है आपके लिग्निन में। तो इन सब के अपन ने बात की, लिग्निन से प्रोटीन, ये सारी चीज़ें क्या इनका विच्छेदन शीघ्र होता है। सबसे पहले ऊपर शीघ्र इनका विच्छेदन हो जाता है, और सबसे धीमी गति से इनका विच्छेदन होता है, ठीक है ना। तो ये अपन ने यहाँ तक कल बात कर ली थी। अपन ने ये कल तक तो यही पढ़ा था कि विच्छेदन क्या होता है? धीमी गति से इन पदार्थों का। अब आज अपन पढ़ेंगे कि किन तत्वों का विच्छेदन शीघ्र होता है, और किन तत्व और शीघ्र किस प्रकार से होता है, और कौन कौन से जीवाणु जिम्मेदार होते हैं उनके विच्छेदन में, और पूरी अभिक्रिया के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बीच, अगला अपना कल तक यहाँ तक पढ़ लिया था। अब आज अपन इसके आगे पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। क्या पढ़ेंगे? कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन। कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन के अंदर अपन बात करें तो सबसे पहले है सरल शर्करा का विच्छेदन। सबसे पहले नंबर 1 लगा के अपन बात करें सरल शर्करा। सरल शर्कराएं, इनका विच्छेदन क्या होता है, किस प्रकार से होता है? तो सरल शर्कराओं का विच्छेदन क्या होता है? जैसे सरल शर्करा क्या है? ग्लूकोज एक सरल शर्करा है। तो ग्लूकोज का विघटन क्या होता है? 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो पूर्ण अपघटन और एक अपूर्ण अपघटन। इसके अलावा अवायवीय जीवाणु या यीस्ट के द्वारा भी अपघटन होता है। तो पहले ग्लूकोज के अपघटन की बात करें सरल शर्करा की, तो ये जीवाणु होते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं आपके, कवक, फंजीसाइड, एक्टिनोमाइसीटी, ये क्या करते हैं आपके अपूर्ण अपघटन या पूर्ण अपघटन। अपूर्ण का मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वो अपूर्ण अपघटन जिसके द्वारा तो लैक्टिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल है ना, साइट्रिक अम्ल, ये लैक्टिक अम्ल तो अवायवीय जीवाणु या यीस्ट के द्वारा बनता है। तो अपूर्ण अपघटन के अंदर आपके क्या बनता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फ्यूमेरिक अम्ल, इस प्रकार ब्यूटारिक अम्ल, ये पूरे क्या बनते हैं आपके अपूर्ण अपघटन से। पूर्ण अपघटन से तो क्या बनता है? ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अंदर विघटन हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? पूर्ण अपघटन। इसके अलावा अवायवीय जीवाणु या फिर इसके अलावा जो यीस्ट है उनके द्वारा अगर विघटन होता है तो इनके द्वारा विघटन से क्या बनता है आपके, इनके द्वारा विघटन से आपके लैक्टिक अम्ल या ब्यूटारिक अम्ल का निर्माण होता है। तो इनकी अभिक्रिया देखते हैं पहले कि विघटन कैसे होता है। सरल शर्कराओं का विघटन, सबसे पहले ग्लूकोज का सूत्र आपको पता ही होगा, सरल शर्करा के अंदर C6H12O6, इसकी अभिक्रिया अगर अपन 1.5 O2 के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है? आपके साइट्रिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? साइट्रिक अम्ल। क्या बनता है? ये किसका सूत्र है आपके? साइट्रिक अम्ल का। साइट्रिक अम्ल बनता है। ये क्या अपूर्ण अपघटन पढ़ रहे हैं? अपूर्ण अपघटन। फिर है ग्लूकोज का, अगर अपन वापस और अपूर्ण अपघटन की एक अभिक्रिया देखते हैं तो इससे क्या बन रहा है आपके? इससे बनेगा आपके ऑक्सैलिक अम्ल। क्या बनेगा? ऑक्सैलिक अम्ल। अपूर्ण अपघटन, इन दोनों का ये क्या अभिक्रिया किसके संबंधित है? अपूर्ण अपघटन से संबंधित है, जिसके अंदर ऑक्सीजन का अणु अपूर्ण है।
और इसका अगर पूर्ण अपघटन की बात करें तो ग्लूकोज क्या होगा आपके, किसके अंदर टूट जाएगा, ग्लूकोज का अपघटन हो जाएगा आपके CO2 और जल के अंदर। अगली बात समझ में, तो ये अभिक्रिया किससे संबंधित है आपके, पूर्ण अपघटन से संबंधित। किससे, सरल शर्कराओं का ये तो अपूर्ण अपघटन, ऑक्सीजन की मात्रा पूर्ण नहीं हो पाती तो अपूर्ण अपघटन, जिससे साइट्रिक अम्ल है, ये ऑक्जेलिक अम्ल है, ये अणु बनते हैं, ठीक है ना। और ये पूर्ण अपघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाती है और जल बनता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके सरल शर्कराओं का अपूर्ण अपघटन और पूर्ण अपघटन के द्वारा विघटन होना, विच्छेदन होना। फिर अपन नंबर बात करें तो इसी के अंदर आपके पूर्ण और अपूर्ण के बाद में बात करें, अवायवीय जीवाणु के द्वारा या यीस्ट के द्वारा ग्लूकोज या सरल शर्कराओं का विघटन किस प्रकार से होता है, तो इसी के अंदर है आपके अवायवीय जीवाणु। अवायवीय जीवाणु व यीस्ट के द्वारा अगर इनका अपघटन होता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, ब्यूटायरिक अम्ल बनता है। कैसे बनता है, जैसे देखो ग्लूकोज है जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, तो क्या होता है, इनके द्वारा क्या होता है, अपघटन होता है, तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है, C3H6O3। ये क्या है आपके लैक्टिक अम्ल है। इसके अलावा इसका और अपूर्ण अपघटन की एक और अभिक्रिया देखें तो ग्लूकोज, ये अवायवीय जीवाणु या फिर यीस्ट के द्वारा देखते हैं तो ब्यूटायरिक अम्ल बनता है, C4H8O2 प्लस है ना, तो हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये क्या है, लैक्टिक अम्ल, और ये है आपके ब्यूटायरिक अम्ल। ब्यूटायरिक अम्ल। अगली बात समझ में, तो ये अवायवीय जीवाणु या यीस्ट के द्वारा सरल शर्कराओं का विघटन अपन ने पढ़ा कि सरल शर्कराओं का विघटन जीवाणु एवं कवक टिनोमाइसीट्स इनके द्वारा होता है, जिससे क्या होता है, सरल शर्कराओं का दो प्रकार से विघटन बात करें तो सबसे पहले पूर्ण विघटन या अपूर्ण अपघटन विघटन। तो अपूर्ण विघटन के अंदर तो ऑक्सीजन के अणु पूर्ण रूप से नहीं मिल पाते हैं, तो उनसे क्या होता है, ये आपके साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, इस प्रकार के अणु बन जाते हैं। और अवायवीय पूर्ण अपघटन के अंदर CO2 एवं जल बनता है। इसी प्रकार अवायवीय जीवाणु या यीस्ट के द्वारा अपघटन होता है तो उससे लैक्टिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है और ये सरल विघटन, अब विच्छेदन हो जाता है इनका। तो ये तो हो गया आपका नंबर 1 सरल शर्कराओं के अंदर विच्छेदन। फिर अपन नंबर 2 पढ़ेंगे स्टार्च के अंदर विच्छेदन। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च का विच्छेदन किससे होता है। स्टार्च के विच्छेदन के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर एक नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं कि अपूर्ण अपघटन होता है तो कौन सा अम्ल बनता है, किस प्रकार से बनते हैं, अभिक्रिया दीवार समझाइए। या फिर जैसे स्टार्च का अपघटन करते हैं तो एक जीवाणु, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो जीव क्या करते हैं, डाइस्टेज नाम का एक एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। कौन सा एंजाइम, डाइस्टेज नाम का एक एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। और ये डाइस्टेज एंजाइम क्या करता है, आपके स्टार्च को किस में बदलता है, डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को आपके माल्टोज में बदलता है। किस में, माल्टोज में, जो क्या स्टार्च से थोड़ी सरल शर्करा, स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। और फिर माल्टोज को क्या करता है, एक एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, माल्टोज को जो करता है, माल्टेज एंजाइम किस में बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। आई बात समझ में। तो स्टार्च को एक जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, डाइस्टेज एक एंजाइम उत्सर्जित करते हैं। वो डाइस्टेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में अपघटित करता है और माल्टोज जो होता है उसको, माल्टोज को ग्लूकोज में अपघटित करने वाला एंजाइम होता है माल्टेज। ये एंजाइम के नाम याद रखें आप, सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसे लिख देते हैं, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाला एंजाइम माल्टेज एंजाइम, या फिर स्टार्च को माल्टोज में बदलने वाला एंजाइम डाइस्टेज एंजाइम। तो ये क्या करते हैं, स्टार्च को सरल शर्करा ग्लूकोज में तोड़ दिया, फिर ग्लूकोज का अपघटन अभी अपन ने पढ़ा ही है ना, सरल शर्कराओं के अंदर हो जाता है। तो इनका विच्छेदन क्या होता है, सरल शर्कराओं की तुलना में स्टार्च में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। फिर आगे आता है नंबर 3 आपके स्टार्च के आगे हेमीसेल्यूलोज। क्या है, हेमीसेल्यूलोज।
सेल्यूलोज। हेमी सेल्यूलोज के अंदर क्या होता है, इसकी तुलना में ज़्यादा समय लगता है। हेमी सेल्यूलोज के अंदर क्या होता है, किसकी तुलना में, स्टार्च की तुलना में थोड़ा धीमा अपघटन होता है हेमी सेल्यूलोज का। अब हेमी सेल्यूलोज भी क्या है, थोड़ी जटिल संरचना है, किसकी तुलना में, स्टार्च और सरल शर्कराओं की तुलना में। हेमी सेल्यूलोज का अपघटन होता है आपके हेमी सेल्यूलोज का अपघटन हो जाएगा आपके किस में, हेमी सेल्यूलोज सेल्यूलेज, हेमी सेल्यूलेज हेमी सेल्यूलोज का हेमी सेल्यूलेज एंजाइम क्या करता है, सरल शर्कराओं में विघटन करता है, सरल शर्करा में विघटन कर देता है। कौन, हेमी सेल्यूलोज का हेमी सेल्यूलेज एंजाइम सरल शर्कराओं में अपघटित होता है, फिर सरल शर्कराओं का विघटन हो जाता है। तो क्या होता है, पहले सबसे कम शीघ्र किसका होता है, सरल शर्कराओं का, फिर उससे ज़्यादा स्टार्च में समय धीमी गति से होने लग जाता है, उससे ज़्यादा धीमी गति हेमी सेल्यूलोज की, हेमी सेल्यूलोज का अपघटन हेमी सेल्यूलेज एंजाइम सरल शर्करा में। हो गई बात समझ में। फिर नंबर 4 है आपके सेल्यूलोज। कौन सा एंजाइम, सेल्यूलोज एंजाइम। तो सेल्यूलोज एंजाइम क्या करता है, ये सेल्यूलोज का अपघटन कैसे होता है, तो सेल्यूलोज का अपघटन क्या होता है, ये सेल्यूलोज किसका बहुलक है, कल बात की थी अपन ने, सेल्यूलोज के बहुलक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बहुलक पॉलीमर है ना। बहुलक क्या होता है, एक ही प्रकार के एकलक अणु मिलकर एक बहुलक की संरचना बनाते हैं। जैसे सेल्यूलोज किसका बहुलक है, ग्लूकोज का बहुलक है, तो खूब सारे ग्लूकोज के अणु मिलकर एक सेल्यूलोज का अणु बनाते हैं। तो एक आपके किताब में भी दिया हुआ है कि 3000 किसके अणु, ग्लूकोज के अणु मिलकर एक सेल्यूलोज का अणु बनाते हैं। कितना, एक सेल्यूलोज का अणु बनाते हैं। 3000 ग्लूकोज का अणु मिलकर एक सेल्यूलोज का अणु बनाते हैं। तो खूब सारे ग्लूकोज बनने हुए, तो ये क्या थोड़ी जटिल संरचना है। ग्लूकोज का अपघटन अपन ने पढ़ा, तो अब सेल्यूलोज का अपघटन बात करें तो ये थोड़ी जटिल संरचना है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज किसका बहुलक है, आपके क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, सेल्यूलोज किसका बहुलक है, तो ग्लूकोज का बहुलक है। ठीक है। अब सेल्यूलोज का अपघटन क्या करते हैं, खूब सारे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सेल्यूलोज को ग्लूकोज में तोड़ते हैं। सेल्यूलोज को ग्लूकोज में तोड़ने के लिए जो आपके सूक्ष्म जीव मैंने बात की थी, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, फंजीसाइड्स हैं, जी बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज है, ये सारे जीवाणु मिलकर क्या करते हैं, सेल्यूलोज का अपघटन सरल शर्कराओं में करते हैं, और सरल शर्कराओं का अपघटन फिर धीरे धीरे अपघटित हो जाते हैं। तो हेमी सेल्यूलोज से धीमी प्रक्रिया किसकी, सेल्यूलोज के अपघटन की प्रक्रिया धीमी है। यही बात समझे। तो इनका विच्छेदन अपन पढ़ रहे हैं। फिर आपके नंबर 5 है सेल्यूलोज के बाद में है लिग्निन का अपघटन। किसका अपघटन, लिग्निन। अब लिग्निन के अपघटन में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कारक कौन जीवाणु है, आपके बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ये जो फंजीसाइड्स हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के अलावा एक होता है आपके सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिनोमाइसिटीज। ये क्या करता है, लिग्निन के विच्छेदन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्टिनोमाइसिटीज लिग्निन के विच्छेदन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक्टिनोमाइसिटीज जो क्या करता है, ये लिग्निन क्या, जैसे अपन देखते हैं कि लिग्निन मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल की बात करें, जैसे एक छोटी सी पतली सी लकड़ी है, उसको अपन तोड़ेंगे तो वो आसानी से टूट जाएगी, तो उसका विच्छेदन क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, टूट जाएगी वो जल्दी से। अगर अपन बड़ी लकड़ी है, मोटी लकड़ी है, और उसके अंदर हल्की सी कोई छोटी सी गांठ है, तो वो क्या होगी, उसको अपन तोड़ेंगे तो वो क्या, उसके अंदर समय ज़्यादा लगेगा, अपन धीमे धीमे वो टूटेगी, धीरे धीरे टूटेगी ना, तोड़ने में समय लगेगा। तो वही प्रक्रिया इसी के अंदर है। कार्बोहाइड्रेट जो सरल है, सरल शर्कराएँ हैं, स्टार्च है, हेमी सेल्यूलोज, इनका विघटन तो क्या हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। लेकिन जैसे ये लिग्निन है, प्रोटीन है, इनका विच्छेदन में क्या होता है, समय लगता है, क्योंकि ये थोड़ी जटिल संरचना है। तो जटिल संरचनाओं के अपघटन में क्या होता है, समय लगता है। लिग्निन के अंदर इंपॉर्टेंट विच्छेदन करने वाला कौन सा है, एक्टिनोमाइसिटीज नामक, है ना, जिससे लिग्निन का विच्छेदन और लिग्निन क्या है, कठोर भाग है पादप का। एक बात समझ में। तो लिग्निन के विच्छेदन में एक्टिनोमाइसिटीज नामक जीवाणु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। फिर इसके बाद में अगला आपके नंबर 6 लास्ट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का विच्छेदन। किसका, प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन का विच्छेदन क्या होता है, थोड़ा धीमी गति से होता है। तो प्रोटीन के विच्छेदन में क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीन बनने की इसकी होती है अमीनो अम्ल से बनती है। किससे अमीनो से,
एमिनो अम्ल, खूब सारे एमिनो अम्ल पेप्टाइड बंध के द्वारा जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और वो पॉलीपेप्टाइड क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो इनका प्रोटीन का विच्छेदन भी किस में होगा, सबसे पहले प्रोटीन किस में टूटेगी आपके, प्रोटीन टूटेगी आपके पॉलीपेप्टाइड के अंदर। प्रोटीन किस में टूटेगी, पॉलीपेप्टाइड में। प्रोटीन टूटेगी आपके पॉलीपेप्टाइड में, और फिर पॉलीपेप्टाइड जो बंद होता है इसके अंदर पेप्टाइड बंद, पॉलीपेप्टाइड आपके टूट जाएगी, पॉलीपेप्टाइड का विच्छेदन हो जाएगा आपके किसके अंदर, एमिनो अम्ल के अंदर। तो ये एमिनो अम्ल क्या करेंगे, एमिनो अम्ल में विच्छेदन हो जाएगा इसका। आगे बात समझ में, तो प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड में विच्छेदन हो जाएगा और पॉलीपेप्टाइड से क्या बन जाएगा, आपके एमिनो अम्ल के अंदर विच्छेदन हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रोटीन का विच्छेदन क्या हो, धीमी गति से होता है। तो अपन ने कार्बोहाइड्रेट की जो विच्छेदन की प्रक्रियाएं पढ़ी थी, सूक्ष्म जीवों के द्वारा विच्छेदन। तो सबसे पहले विच्छेदन किसका होता है, सरल शर्कराओं का, फिर सरल शर्कराओं के बाद में स्टार्च का, स्टार्च के बाद में हेमीसेल्यूलोज का, हेमीसेल्यूलोज के बाद में सेल्यूलोज का, और सेल्यूलोज के बाद में लिग्निन, लिग्निन के बाद में प्रोटीन का विच्छेदन के बारे में पूरा डिटेल में बात की हुई है। ठीक है, अब इसके आगे अगर अपन बात करें तो इनके विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का विच्छेदन हो जाता है तो विच्छेदन के लिए क्यों धीमी गति से होता है, जैसे पदार्थ की प्रकृति तो है ही, इसके विच्छेदन को प्रभावित करता कौन कौन से कारक हैं। अगर जैसे कार्बोहाइड्रेट या जीवाणुओं के द्वारा विच्छेदन होता है तो अनुकूल परिस्थितियाँ होगी तो विच्छेदन क्या होगा, जल्दी होगा, और उनके सूक्ष्म जीवों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियाँ होंगी तो विच्छेदन की धीमी क्या गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, रुक जाएगी। तो इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनसे संबंधित अपन बातें करेंगे, जो सूक्ष्म जीवों के विच्छेदन को प्रभावित नहीं है, शर्कराओं के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहले है आपके इनके विच्छेदन को प्रभावित करने वाले विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक, 7-8 कारक हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं अपन कि विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। तो विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो सबसे पहले आपके मतलब कि विच्छेदन की गति बढ़ा दें या फिर रुक जाए। तो विच्छेदन की गति कैसे बढ़ सकती है, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कैसे घट सकती है, कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, इनको प्रभावित करते हैं विच्छेदन की गति को। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपके विच्छेदन की गति को प्रभावित करने में कारक है आपके पादप पदार्थ की प्रकृति। क्या है, पादप पदार्थ की प्रकृति। सबसे इंपॉर्टेंट कारक यही है आपके पादप पदार्थ की प्रकृति। मतलब क्या हो गया कि पदार्थ की प्रकृति जैसी होगी तो उसका विच्छेदन, जैसे पदार्थ की प्रकृति सरल है तो उसका विच्छेदन जल्दी हो जाएगा, और पदार्थ की प्रकृति क्या है, जटिल संरचना है, तो उसकी क्या होगी, विच्छेदन में समय ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर शर्करा जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या सरल शर्करा है, तो सरल शर्करा का विच्छेदन क्या हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा बात करें। और जटिल शर्करा जैसे लिग्निन है तो लिग्निन का विच्छेदन क्या होगा, धीमी गति से होगा। तो विच्छेदन को प्रभावित क्या, पादप की पदार्थ की प्रकृति। मतलब अगर सरल शर्करा है, सरल पादप पदार्थ है तो उसका विच्छेदन जल्दी हो जाएगा, और जटिल पदार्थ है तो उसका विच्छेदन क्या हो जाएगा, धीमी गति से हो जाएगा। तो पहला कारक क्या है कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि पदार्थ की प्रकृति कैसी, सरल है तो जल्दी, और कठोर है या जटिल है तो उसके विच्छेदन क्या होगा, धीमी गति से होगा। तो पहला कारक हो गया। फिर नंबर 2 है नमी, मृदा नमी। नमी का मतलब तो आप जानते ही हो, जल की मात्रा ना। जैसे नमी, मिट्टी के अंदर अगर नमी की मात्रा है, बहुत ज़्यादा नमी होती है तो भी विच्छेदन नहीं होता है, बहुत ज़्यादा शुष्क होता है तो भी विच्छेदन नहीं होता। तो इनके बीच में क्या होती है, मध्यम अवस्था होनी चाहिए विच्छेदन के लिए। तो ज़्यादा नमी होगी तो भी विच्छेदन की प्रक्रिया बाधित होगी, और बहुत ज़्यादा शुष्क होगा या फिर बहुत ज़्यादा नमी नहीं होगी तो भी उसकी विच्छेदन की प्रक्रिया में कमी आएगी। तो इसके लिए नमी होना बहुत मतलब ना तो ज़्यादा नमी होना, ना ज़्यादा सूखा होना। इससे क्या होता है, बीच की अवस्था होगी तो मृदा के अंदर विच्छेदन की प्रक्रिया आसानी से होगी, और बहुत ज़्यादा नमी हो जाएगी तो विच्छेदन कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सूख जाएगा तो विच्छेदन की प्रक्रिया कम हो जाएगी। इसके आधार पर नमी का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है विच्छेदन के अंदर। फिर नंबर 3 है वायु संचार। वायु संचार, वायु संचार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मृदा के विच्छेदन में या सूक्ष्म इनके विच्छेदन के अंदर, जीवांश पदार्थों के विच्छेदन में
वायु का संचार अगर बहुत अच्छे से होगा, मृदा के अंदर वायु, मृदा अगर पोली है और मृदा का अंदर वायु का संचार आसानी से होता है तो उसके विच्छेदन की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर वायु का संचार क्या है, मिट्टी बहुत ज़्यादा जमी हुई है, कठोर है, तो उसके अंदर क्या होगा, विच्छेदन की गति बहुत धीमी हो जाएगी, विच्छेदन बहुत कम हो, क्योंकि उनको श्वसन के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, है ना। तो जिससे क्या होगा, अगर आपको भी, अगर अपन को भी भोजन नहीं मिलता तो अपन कार्य करना धीमे धीमे कम हो जाएंगे। तो उनको भी अगर इस प्रकार से पूरा ऑक्सीजन या वायु का संचार, सभी गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी विच्छेदन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, धीमे हो जाएगी। तो वायु संचार भी क्या करता है, आपके इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके अंदर, विच्छेदन के अंदर। तो 3 कारक पड़े अपने, पहले पदार्थ की प्रकृति, मृदा की नमी, फिर नंबर 3 है वायु संचार, फिर है नंबर 4 आपके मृदा ताप। ये क्या है, मृदा ताप। ताप का मतलब टेम्परेचर, मृदा का टेम्परेचर क्या है, अगर बहुत कम टेम्परेचर है तो भी समस्या है। तो सूक्ष्म जीवों के लिए क्या है, विच्छेदन के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है वो आपके होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा टेम्परेचर मृदा का, तो वहाँ पर विच्छेदन की प्रक्रिया बहुत तेज़ गति से होगी। अगर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर कम होता है तो सूक्ष्म जीव कार्य धीमी गति से करते हैं, और इससे ज़्यादा होते हैं तो सूक्ष्म जीव बहुत कम जीवित रह पाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वो मर जाते हैं। 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर रहता है तो वो सूक्ष्म जीवों के लिए सबसे उचित तापमान है, जो क्या करते हैं, उनका विच्छेदन में, उनके कार्य में गति को बढ़ाता है। आगे बातों तो मृदा ताप इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिर उसके बाद में नंबर 5 है आपके कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, इस चैप्टर में अपन पूरा डिटेल में भी बात करेंगे इसी कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की, ठीक है ना। ये अनुपात क्या होता है, किस मृदा का अनुपात क्या है, हाँ, इसके बारे में 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कार्बन नाइट्रोजन, इसको ऐसे बोलते हैं CN रेशियो, है ना, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, CN रेशियो। अब क्या होता है ये कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, पहले तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि किसी मृदा के अंदर कार्बन की मात्रा बटा नाइट्रोजन की मात्रा, इन दोनों का जो अनुपात आता है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। डिटेल में बात करेंगे इसी चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के संबंध में, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है ना, किस प्रकार की मृदा के अंदर कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब ये अपन विच्छेदन से संबंध बात कर रहे हैं, तो जहाँ पर नाइट्रोजन की मात्रा बराबर होती है तो वहाँ पर विच्छेदन की प्रक्रिया आसानी से होती है। नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगी तो विच्छेदन क्या होगा, तेज गति से होगा। नाइट्रोजन और कार्बन का अनुपात अगर संतुलित है तो उसका विच्छेदन आसानी से होगा, अगर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है तो विच्छेदन रुक जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है मृदा के अंदर, क्या है, नाइट्रोजन की मात्रा, जैसे पादप को नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मिलेगा तो वो क्या होगा, ग्रोथ भी अच्छी करेगा, और जिसे और उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव उनका विच्छेदन भी आसानी से होगा। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात भी क्या करता है, विच्छेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नंबर 6 पीएच। पीएच तो सभी जानते ही हैं आप, पीएच क्या होता है, पीएच स्केल आती है जो क्या करती है, या फिर पीएच मापक ये यंत्र होता है जिसके द्वारा मृदा का पीएच, जल का पीएच, पदार्थों का पीएच मापा जाता है कि उसका पीएच कितना होता है। पीएच इस प्रकार से होता है, जैसे अगर क्या 0 से 1 2 3 4 5 6 और 7 13 और 14 तक होती है। तो 0 से 7 के मध्य तो क्या होता है, वो अम्लीय माध्यम होता है, और 7 से लेकर 14 के मध्य क्या होता है, आपके क्षारीय माध्यम होता है, और प्रॉपर 7 पे क्या होता है, आपके उदासीन होता है। एक बात समझ में, तो मृदा के विच्छेदन के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए मृदा का पीएच होना चाहिए उदासीन, मतलब पीएच कितना होना चाहिए, 7। अगर 7 पीएच है मतलब उदासीन पीएच है तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव बहुत बढ़िया काम करेंगे और मृदा के सूक्ष्म जीवांश पदार्थों के विच्छेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अभी बात समझ में, पीएच उदासीन होगा तो वो उसके लिए सबसे उपयुक्त पीएच होता है मृदा के विच्छेदन के लिए, सूक्ष्म जीवों के लिए। आगे बात समझ में, तो पीएच कितना होना चाहिए, उदासीन पीएच। ज़्यादा अम्लीय होगा तो भी सूक्ष्म जीव कार्य नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा क्षारीय होगा तो भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए पीएच क्या होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए, पीएच या उदासीन होना चाहिए। और फिर लास्ट है नंबर 7 आपके पोषक तत्व। क्या है, पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होते हैं, एक चैप्टर है आपके पार्ट नंबर 7 पादपों के पोषक तत्व। पोषक तत्वों के अंदर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, आपको पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल सी। एक तो होता है आपके क्या होता है, वृहत मात्रिक पोषक तत्व। क्या होता है,
वृत्त मात्रिक पोषक तत्व और दूसरा होता है आपके सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। वृत्त जिसकी मात्रा ज़्यादा चाहिए होती है वो वृत्त मात्रिक पोषक तत्व, जिनकी मात्रा कम चाहिए होती है तो वो क्या सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो वृत्त मात्रिक पोषक तत्व, ये पोषक तत्व भी मृदा के, अगर पोषक तत्व मृदा के अंदर आसानी से हैं तो वो सूक्ष्म जीव उनके विच्छेदन क्या करेंगे, जीवांश पदार्थों का विच्छेदन आसानी से करेंगे। और पोषक पदार्थ कम है तो विच्छेदन की गति भी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। तो पोषक पदार्थों का भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके विच्छेदन के अंदर। तो अपन ने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट के विच्छेदन, मतलब कल अपन ने पढ़ लिया कि विच्छेदन की प्रक्रिया कैसे होती है, सरल श्रृंखलाओं में शीघ्र होती है, जटिल में धीमी गति से होती है। तो आज अपन ने पूरी डिटेल में बात कर ली कि विच्छेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। मतलब शर्कराओं के अंदर अपन ने पढ़ लिया कि अपूर्ण अपघटन होता है, तो ये आपके क्या बनता है अपूर्ण अपघटन के अंदर, तो ये क्या कहते हैं इसको, ब्यूटायरिक अम्ल ये और साइट्रिक अम्ल है, फ्यूमेरिक अम्ल है, इस प्रकार के तत्व बनते हैं, सॉरी है ना। तो सबसे पहले शर्कराओं के अपूर्ण अपघटन होगा तो उससे क्या बनेगा आपके फ्यूमेरिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, इस प्रकार से। पूर्ण अपघटन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मात्रा बनेगी। और अवायवीय जीवाणु या ईस्ट के द्वारा अपघटन होगा तो साइट्रिक अम्ल ब्यूटायरिक अम्ल बनेगा। आगे बात में फिर स्टार्च के अपघटन के अंदर पढ़ लिया, स्टार्च का अपघटन को डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में बदलता है और माल्टोज माल्टेज की एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। हेमीसेल्यूलोज की उपस्थिति में सरल शर्कराओं में टूटता है। फिर सेल्यूलोज का अपघटन सेल्यूलोज ग्लूकोज का बहुलक होता है और इसका अपघटन एक्टिनोमाइसीटीज या सूक्ष्म जीवों की तुलना में ज़्यादा होता है। लिग्निन के अपघटन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिनोमाइसीटीज होता है। और प्रोटीन क्या होता है, पहले पॉलीपेप्टाइड में टूटता है, पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल में टूटते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया पढ़ ली। फिर इसको प्रभावित करने वाले 7 कारक पढ़ लिए, पादप पदार्थ की प्रकृति, मृदा नमी, मृदा संचार, मृदा ताप, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, पीएच और पोषक तत्व। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। इससे आगे की क्लास में अपन कल क्लास में पढ़ेंगे कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल। फिर उसके आगे पढ़ेंगे अपन ह्यूमस क्या होती है, ह्यूमस के गुण क्या होते हैं, इसके क्या उपयोगिताएं हैं। फिर उसके बाद में आपके नाइट्रोजन चक्र, ये 2 साइकिल हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना। तो आज की क्लास में अपन आज यहीं तक पढ़ेंगे कि अपन ने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले विच्छेदन किस प्रकार से होता है, उनकी सारी अभिक्रियाएं और डिटेल में बात कर ली, और विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगली क्लास में अपन क्या करेंगे, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बारे में बात करेंगे। अगली बात समझ में, तो सबसे सरल बात हो गई कि आपके ये विच्छेदन से संबंधित आज की क्लास में अपन ने बात कर ली।